हम केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन तक तो बता चुके थे। नेक्स्ट टॉपिक है इनवर्स स्क्वायर लॉ। अगर हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखें तो उसमें एक्सप्रेशन था F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, है ना, ये था। तो ये सोचने वाली बात यह है कि आखिरकार आर स्क्वायर ही क्यों, आर क्यों नहीं, आर टू द पावर 4 क्यों नहीं, या केवल आर ही क्यों नहीं, ऐसा क्यों है ना। तो इसे स्क्वायर लॉ ही क्यों, क्यूब लॉ क्यों नहीं बन गया। तो ये फॉर्मुलेट किए थे न्यूटन विद द हेल्प ऑफ केपलर्स प्लैनेटरी मोशन, है ना। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के हेल्प से ये क्या किए थे, इसे कैलकुलेट किए थे और यह बताए थे कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है वो उसके डिस्टेंस के स्क्वायर से क्या करता है, वो वैरी करता है ना। तो ये हम आज क्या करेंगे, इसे प्रूव करेंगे इनवर्स स्क्वायर लॉ को, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले बात इसे मिटा देते हैं थोड़ा। ओके, ठीक है। न्यूटन ऐसा कंसीडर किए कि मान लेते हैं कि कोई प्लैनेट है जिसका मास m है और वह वेलोसिटी v से क्या कर रहा है, सन के चारों ओर क्या कर रहा है, वो एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। तो वह जो सेंटर एक फोर्स होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में बनाए रखता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो वह टेंजेंटली क्या करना चाहता है, भागना चाहता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस पे एक कंटिन्यूअसली फोर्स क्या करना पड़ेगा, हमें लगाते रहना पड़ेगा, तभी तो ये मोशन में रहेगा, मतलब ये सर्कुलर पाथ पे रहेगा। वरना यहाँ से जैसे अगर रस्सी में मान लेते हैं इस तरह और ऐसे घुमाते हैं, अगर छोड़ते हैं तो वह टेंजेंटली भाग जाता है ना, भागता है एक डायरेक्शन में। तो हर पॉइंट पे भी ऑब्जेक्ट भी भागना पड़ेगा, है ना, तो भाग जाएगा। तो इसलिए इस पे कंटिन्यूअसली एक ऐसा फोर्स लगाना पड़ेगा जो कि सेंट्रल की तरफ होगा, ताकि इसको कहाँ बना रख सके, सर्कुलर पाथ पे रख सके इसको। दैट इज कॉल्ड centripetal force, the force required to keep an object in circular path, है ना। और सेंटर की तरफ ये फोर्स हमेशा क्या होता है, एक्सर्ट होता है, इसलिए इसको सेंट्रिपिटल फोर्स कहते हैं। तो न्यूटन कंसीडर्ड a planet of mass m moving with velocity v around the sun in a circular path of radius r। वो क्या किए, एलिप्टिकल पाथ हमने कंसीडर कर रहे हैं ना, क्योंकि सर्कुलर नहीं है, लेकिन वो सर्कुलर पाथ एज्यूम किए, ठीक है। तो सर्कुलर पाथ का ऑब्वियसली रेडियस क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। तो वो थोड़ा सा तो एरर चलता है, लेकिन लगभग ये ठीक ही है ना। तो ओके, तो वो कंसीडर कर लिया, आप सुनकर उसे कंसीडर करके लिख लेंगे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वह होगा mv स्क्वायर बाय r, है ना। इसे आप प्रूव करना हायर क्लास में सीखेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे प्रूव करते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर एक चीज देखते हैं, v तो वेरिएबल है, r भी वेरिएबल है, लेकिन मास जो होता है किसी ऑब्जेक्ट का वो तो कांस्टेंट होता है। तो यानी अगर हम क्या करें, m का वैल्यू अगर हटा दें तो क्या लिख सकते हैं, F is directly proportional to v square by r, एक्सप्रेशन 1, ठीक है, इसे लिख सकते हैं एक्सप्रेशन 1, ठीक। सेकेंड वन, अब हम जानते हैं कि अगर वह किसी सर्कुलर पाथ पे अगर प्लैनेट घूम रहा है, सर्कुलर पाथ पे अगर प्लैनेट घूम रहा है तो इसका रेडियस अगर r है और इसका जो तब इसका सर्कमफेरेंस क्या होगा, 2 पाई r, ठीक है। और मान लेते हैं कि वह टाइम क्या करता है, t टाइम लेता है, मतलब कैपिटल T समय लेता है रिवॉल्व करने के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं इसका वैल्यू, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू लिख सकते हैं 2 पाई r बाय t, है ना। ऑब्वियसली डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस 2 पाई r, टाइम टेकन इज t, तो दैट इज 2 पाई r बाय t। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देते हैं, r वेरिएबल है, टाइम भी वेरिएबल है हर प्लैनेट के लिए, लेकिन 2 पाई तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट टर्म जब भी हटाते हैं ना तो वो प्रोपोर्शनल हो जाता है, इसी को कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, है ना। तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r बाय t, है ना। ये आ गया, क्योंकि 2 पाई लिखोगे since 2 pi is constant, so we can write v is directly proportional to r by t, है ना। ये पॉइंट वाइज लिख लेना, इसमें लिखते रहेंगे तो कल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर, यहाँ पर इसको एक्सप्रेशन सेकंड मान लेंगे और कहेंगे स्क्वायरिंग द एक्सप्रेशन सेकंड बोथ साइड। तो अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा,
v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर बाय t स्क्वायर। ठीक है, इसको एक्सप्रेशन 3 मान लेंगे। एक्सप्रेशन मानते में क्या होगा, लैंग्वेज लिखने में बहुत आसानी होगा क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ये चल रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसे थोड़ा मिटा लेंगे, है ना, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ओके, नेक्स्ट टर्म चलते हैं। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग द इक्वेशन 3 बाय r, मतलब एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार डिवाइड भी करेंगे, तो v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, है ना। ऊपर भी r से मल्टीप्लाई किए और नीचे भी r से क्या किए, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, r क्यूब बाय t स्क्वायर इनटू 1 बाय r, यही ना हो गया ना। ठीक है, इसे थोड़ा ध्यान में रखना है। और यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है, अकॉर्डिंग टू, यहाँ पर नीचे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, कैपिटल थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, दैट इज लॉ ऑफ ऑर्बिट। अकॉर्डिंग टू दैट लॉ ऑफ ऑर्बिट, r क्यूब बाय t स्क्वायर इज कांस्टेंट फॉर द मूवमेंट ऑफ प्लैनेट। इसका मतलब ये r क्यूब बाय t स्क्वायर, अगर एक बार रिवाइज कर लेना है ना, प्लैनेटरी मोशन का रिवाइज करने के बाद वो आ जाता है वैल्यू, तो r क्यूब बाय t स्क्वायर हो जाएगा। तो r क्यूब बाय t स्क्वायर आएगा, ये कांस्टेंट है, तो v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r, है ना। अब हम क्या करेंगे, अगर v यहाँ पर एक्सप्रेशन इसको मान लेते हैं 4, फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट and the fourth, if we put the value of b square in the equation first, we will get the desired value. Okay, so यहाँ पर f from the equation तुम लिखोगे from the equation first and fourth, है ना, equation first and fourth, तो यहाँ पर f इक्वल टू क्या हो जाएगा, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v स्क्वायर, v स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे, 1 बाय r का होल स्क्वायर, अब बाय r, यही होगा ना। तो इसका क्या करेंगे, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r स्क्वायर, एक r कट जाएगा ना, तो ये आ गया। ऐसे वो क्या किए थे, प्रूव किए थे। इसका मतलब यह है कि अगर किसी प्लैनेट का डिस्टेंस अगर 2 टाइम से बढ़ा देंगे तो उसका फोर्स क्या होगा, 4 टाइम से रिड्यूस हो जाएगा। तो ये उसके बीच का जो फोर्स है वो कैसे वेरिएबल है, 1 बाय स्क्वायर टाइम्स, 1 बाय r स्क्वायर टाइम्स से, है ना। तो इस तरह से आई होप आराम समझ आ ही गया होगा, बहुत इजी है, बस इसे थोड़ा एक्सप्रेशन में थोड़ा दिमाग में रखना है। सॉल्व करने के लिए तो कभी देता नहीं है, लेकिन हाँ अपना इंटेलिजेंस के लिए तो थोड़ा रखना चाहिए, है ना। सो टेक ए स्क्रीनशॉट इन ऑर्डर टू नोट इट डाउन। ओके, नेक्स्ट टर्म इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। इन दिस टॉपिक वी विल स्टडी even the gravitation follow the Newton's third law of motion. How is that? Newton's third law of motion क्या बोलता है? Newton's third law of motion state that to every action there is equal and opposite reaction. तो इसका मतलब यह हो गया कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट अगर दूसरे पे फोर्स लगाता है, अपनी ओर खींचता है, तो वो भी उसको अपनी तरफ ही खींचता है, क्या होता है, सेम फोर्स से, है ना। अगर हम किसी चीज पे फोर्स लगाते हैं तो वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हम पर लगाता है ना। इसी को एक्शन एंड रिएक्शन क्या होता है, इक्वल माना जाता है। तो क्या ग्रेविटेशन ऐसा फॉलो करता है, चलो मान लेते हैं अगर ऐसा फॉलो करता है तो फिर ये चौक, है ना, ये भी तो अर्थ पे इक्वल फोर्स लगाता होगा, तो फिर ये नीचे जाता हुआ क्यों नजर आता है, अर्थ ऊपर क्यों नहीं आता है। हम पहले भी इसे बता चुके हैं मोमेंटम केस में, लेकिन इसे थोड़ा बेहतर तरीके फॉर्मूला के बेसिस पे बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये नीचे क्यों जाता है, तो सबसे पहली बात अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हम एक बात जरूर बोलना चाहेंगे कि आगे का चैप्टर पढ़ने से पहले प्रीवियस चैप्टर का रिवाइज ठीक से करना चाहिए, है ना, वरना आगे कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि सारे टर्म्स का यूज होता है, यूटिलाइज है इसे डिराइव करने के लिए, है ना। सो जरूर इसे प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। ओके, तो हम अगर ऐसा लिखें, आप चाहे तो खुद से सुनकर नोट बना सकते हैं, हम इसे समझा देते हैं, है ना। तो यहाँ पर F इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। F इज द फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, m is the mass of an object and a is the acceleration produced in that object, any object other than earth. When earth is acting a force F, then it acquires acceleration a, ना,
एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट, कोई भी स्टोन वगैरह ले लेंगे, ठीक है, जिसका मास स्मॉल m है, तो वह क्या करेगा, उसमें एक्सेलरेशन a प्रोड्यूस होगा। अगर हम a इक्वल टू लिख सकते हैं f बाय m, ठीक है। अब इसमें ध्यान देते हैं, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, इसका मतलब यही हुआ a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। अब m का वैल्यू जितना कम, इसका वैल्यू उतना ज्यादा, एक्सेलरेशन का वैल्यू उतना ज्यादा। इसका मतलब यह है कि अर्थ का मास जो होता है वो स्टोन, छोटे स्टोन से तो फार ग्रेटर है, बहुत ज्यादा है, तो उसका मास अगर हम ले लेंगे तो वो तो बहुत ग्रेटर होगा। ग्रेटर होगा जानते हैं, फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर का वैल्यू जितना ग्रेटर होता है उसका वैल्यू उतना कम होता है, तो एक्सेलरेशन उतना कम प्रोड्यूस होगा। लेकिन स्टोन का मास बहुत कम है, इसलिए इसमें एक्सेलरेशन क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है। दैट इज व्हाई ड्यू टू अ स्मॉलर मास of a stone or any other object other than earth, acceleration produced in that object is far greater than that of the earth। अर्थ से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो ऑब्जेक्ट में, वो अर्थ की तुलना में बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए कोई भी छोटा ऑब्जेक्ट अर्थ की ओर गिरता हुआ हमें मतलब पता चलता है, ऐसा इमेजिनेशन होता है ना। अर्थ भी उसकी ओर आता है, लेकिन वो इतना कम होता है कि हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं कि हाँ, इवन ग्रेविटेशन फॉलो द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट दो क्या करता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स क्या करता है, वो लगाता है अर्थ। तो इसे आप ऐसे करके लिख सकते हैं, आप वर्ड सुनकर और इसे लिखकर और ऐसे शो कर देंगे, ठीक है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। मुझे टॉपिक याद नहीं रहता है, तो आई शुड हैव टू लुक इन दैट। ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू नोट इट डाउन। ओके, next term is free fall। What is free fall of an object? When an object falls under the effect of only gravity or force of gravitation, then that object is said to be in free fall। कहने का मतलब यह है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर सिर्फ अर्थ के ग्रेविटी के इफेक्ट में ही नीचे की ओर गिरे, that is called free fall। That means there shouldn't be any other kind of force other than gravitation। कहने का मतलब यह है कि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट अगर नीचे गिरता है, अगर जनरल केस की बात करें तो उस पे एयर रेसिस्टेंट करता है, उसको ऊपर रखना चाहता है ना, ये तो ऑब्वियसली जानते हैं। लेकिन अगर वैक्यूम ले लिया जाए, देयर इज नो एयर, तो सिर्फ वो किसके इफेक्ट में गिरेगा, वो गिरेगा सिर्फ ग्रेविटी के इफेक्ट में, देन कहा जाएगा वो ऑब्जेक्ट किसमें है, फ्री फॉल में है ना। तो फ्री फॉल इसे ही कहा जाता है जब वो, अगर हम देख लें, अगर सिंपल सी अगर जब वैसा कंडीशन को हम इमेजिन कर लें जिसमें एयर भी नहीं है, तो अगर हम रुई गिराएंगे, मतलब सिल्क, पीस ऑफ सिल्क और स्टोन गिराएंगे ना, तो दोनों साथ में गिरेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसे हम क्या करेंगे, अभी प्रूव करेंगे। तो फ्री फॉल का आप ऐसे डिफिनेशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट टर्म इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप टॉपिक वाइज ही लिखते चलिए, क्योंकि है ना, हम कोई भी टॉपिक हम इसमें स्किप नहीं कर रहे हैं, है ना। तो आप नोट एक बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। ओके, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन किसी ऑब्जेक्ट में ग्रेविटी के कारण, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट पे, अर्थ अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है तो अपनी ओर खींचता है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, मतलब उसका वेलोसिटी क्या होता है, चेंज होता है, तो उसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी करते हैं। तो एक्सेलरेशन, द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, डिफिनेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का अगर आप लिखना चाहें, द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन एनी ऑब्जेक्ट व्हेन अर्थ अट्रैक्ट or exert the force of gravity to attract towards its center। अगर अर्थ के द्वारा अगर कोई फोर्स लगाया जाता है किसी ऑब्जेक्ट में, तो उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसे डिफाइन करते हैं। अब हम एक टर्म बोले थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। चलिए इसे प्रूव करते हैं, है ना। तो अगर मान लेते हैं जैसे ये एक अर्थ है, ठीक, और अर्थ को ड्रॉ करने की तो औकात नहीं है मेरी, लेकिन चलो इसे मान लेते हैं। और यहाँ पर मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका छोटा सा मास है m, ठीक है। इसके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं r,
यानी हम ऑब्वियसली क्या यूज करने वाले हैं, तो समझ आ गया होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, आर है, ठीक है, इसमें एम है और इसका मान लेते हैं कैपिटल एम है, बहुत बड़ा मास है। तो इसमें एक्सेलरेशन क्या मान लेंगे, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम प्लेस्ड आर डिस्टेंस फ्रॉम द एम एंड उसके बाद हम बोलेंगे कि लेट द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन दैट ऑब्जेक्ट ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज ए। ऐसा लिख लेंगे, लैंग्वेज लिखना बहुत जरूरी होता है डेरिवेशन अगर करना है तो, है ना। ओके, तो अब आप यहाँ पर देख लेते हैं, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वी हैव F is equal to यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन is equal to G M कैपिटल M बाय R स्क्वायर, यही है ना। और इसके कारण जो इसमें क्या प्रोड्यूस हुआ है एक्सेलरेशन, उसके कारण अकॉर्डिंग टू, हम जानते हैं ना हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर सेम फोर्स लगाता है, तो इसमें जो प्रोड्यूस होगा एक्सेलरेशन उसका हम एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड हो जाएगा F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। इसके सेम फोर्स से इसका एक्सेलरेशन क्या होता है, प्रोड्यूस होता है इसमें, और ये भी उसको सेम फोर्स से खींचता है, F इक्वल टू m है, ठीक है। और यहाँ पर m है ना, उसको हम g में लिख लेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम सिंपल से एक्सेलरेशन को a लिखते हैं और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को g लिखते हैं, तो दोनों एक ही चीज है, लेकिन ये है लीनियर एक्सेलरेशन अलोंग द ग्राउंड, एंड g इज simple acceleration convert into accelerated due to gravity when we talk about the force acceleration produced in that object due to gravity. Okay, so इसे हम ऐसा कहते हैं, तो a क्या हो जाएगा, g इंप्लाई हो जाएगा, तो हम g लिखेंगे। तो क्या ये दोनों अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन दोनों इक्वल होगा ना, तो हम लिख सकते हैं इससे mg इज इक्वल टू g m बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ m और m कट जाएगा। तो अब एक चीज यहाँ पर देखने वाली बात है, कि m कट गया, और यहाँ पर तो ऑब्वियसली g जो है, ये g जो है वो तो ऑब्वियसली क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इसका मतलब हम g इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, g m बाय आर स्क्वायर। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट, तो हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन इस g का वैल्यू कितना होना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज समझेंगे, दो चीज समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करना कि क्या वैल्यू होगा। पहला देखते हैं, जैसे एक चीज g का वैल्यू जो है वो 6.67 into 10 to power minus 10 to power 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और m का वैल्यू मास, r का वैल्यू ऑब्वियसली r स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तो मास ऑफ द अर्थ है लगभग वो दिया रहता है, तो आप उसे पुट करेंगे और इसका वैल्यू पुट करेंगे, तो लगभग g का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आता है एक्सेलरेशन जो कि फिक्स होता है। तो इसका कहने का मतलब यह है कि जब अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचता है तो उसमें जो वेलोसिटी होता है वो पर सेकेंड 9.8 मीटर पर सेकेंड 9.8 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज होता रहता है ना, अर्थ की तरफ उसका बढ़ता है। और जब किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है, उतना से ही उसका वेलोसिटी क्या होता है, ड्रॉप होता है। अगर मान लो कि 9.8 है ना, तो ऊपर से वेलोसिटी अगर नीचे से अगर 10 मीटर पर सेकंड से फेंके तो उसमें क्या होगा, एक सेकंड के बाद उसमें 9.8 मीटर पर सेकंड क्या होगा, रिड्यूस होगा, फिर उसके बाद रिड्यूस होगा। तो इसी तरह जाकर क्या रिटार्डेशन होता है, और ऊपर से नीचे क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो ऊपर से नीचे जब हम लेते हैं तो स्पीड बढ़ता है, यानी एक्सेलरेशन इंक्रीज करता है, तो हम पॉजिटिव लेते हैं जी का वैल्यू, और नीचे से ऊपर जब फेंकते हैं तो उसे क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। ये ध्यान में रखना जरूरी है ना, क्योंकि नीचे से क्या होता है, वो रिड्यूस होता है जब फेंकते हैं ऊपर। तो दूसरा चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम जो बोले थे, does acceleration due to gravity produced in that object depends upon the mass of that object। इसे हम कैसे पता करेंगे, हाँ एक चीज ध्यान दे लेते हैं, एक्सप्रेशन को ध्यान से देखते हैं, इस एक्सप्रेशन को इसे ध्यान देखते हैं। इसमें मास ऑफ द अर्थ है, क्या मास ऑफ ऑब्जेक्ट है इसमें एक्सप्रेशन में कहीं? अगर मास ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है इस एक्सप्रेशन में, तो ये सीधी बात है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट पे वो क्या करता है, डिपेंड ही नहीं करता है ना। रहेगा तब तो कोई इफेक्ट डालेगा। तो इससे पता चल गया, इससे हम दो चीज ने कई चीज प्रूव कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसे, है ना। तो टेक ए स्क्रीनशॉट इन ऑर्डर टू नोट इट डाउन।
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास पे डिपेंड नहीं करता है, इसका सेपरेट टॉपिक लिख लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही बताना था। तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि एक चीज होता है, अर्थ का शेप एक परफेक्टली स्फेरिकल नहीं है, परफेक्टली स्फेरिकल नहीं है, क्योंकि वो घूमने के कारण बल्कड आउट हो गया इक्वेटर पे, अंडे की तरह हो गया, ऐसे निकल गया है और इस तरह से ऑरेंज की तरह हो गया है। तो क्या इसका असर पड़ता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, ग्रेविटी पे? तो वो हम इसे निकालना देखेंगे। अगर हम ध्यान से देखें, ड्रॉ करेंगे अगर इसका, तो इसमें दो चीज निकल के आता है। पहला यह कि जब हम रेडियस लेते हैं अलोंग द, जब इक्वेटर लेते हैं तो उसका वैल्यू फार ग्रेटर होता है, और जब अलोंग द पोल लेते हैं तो उसका वैल्यू आर का वैल्यू छोटा होता है। तो आर का वैल्यू छोटा होगा तो ग्रेविटेशन का वैल्यू छोटा होगा, और जब हम इक्वेटर की तरफ का लेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर होगा, तो ग्रेविटेशन का वैल्यू क्या होगा, वो क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो उसे हम क्या करते हैं, इसे ड्रॉ करके बताते हैं, ठीक है। तो इसे पहले मिटा लें। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है ऑब्वियसली वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना। अर्थ के शेप के कारण उसमें वेरिएशन होता है, जी का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट नहीं होता है। अर्थ के सारे सरफेस के, जब मतलब अगर देखा जाए हर अर्थ के सरफेस के हर पॉइंट पे जी का वैल्यू जो होता है वो सेम नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है उसे पता करेंगे जरा। अगर हम अर्थ का शेप ले लें तो कुछ इस तरह का शेप हो गया है उसका, ऐसा कुछ है ना। तो यहाँ पर ध्यान देते हैं, अगर सेंटर से ले डिस्टेंस तो ये क्या होगा, इक्वेटर का, और अगर ये डिस्टेंस ले ले तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, पोल का। तो चलो हम इसका मान लेते हैं, इक्वेटर के कारण इसका रेडियस आर ई है और आर ई पी है इसका, ठीक है। अब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक्सप्रेशन क्या निकाले थे, F इक्वल टू जी मास बाय आर स्क्वायर, GM बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान देते हैं, पहला केस अगर ले ले हम इक्वेटर पे, तो यहाँ पर चीज देख रहे हैं, कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि आर ई जो है वो ग्रेटर देन है आर पी, है ना। रेडियस अलोंग इक्वेटर जो है वो रेडियस अलोंग पोल के क्या है, ग्रेटर है, उससे ग्रेटर है। तो अगर हम मान लेते हैं कि इसका अगर पहला अगर फोर्स निकालें एट पोल पे निकालेंगे तो GM बाय आर पी स्क्वायर लिखेंगे। एंड अगर हम अलोंग इक्वेटर की बात कर लें तो क्या हो जाएगा, GM बाय आर ई स्क्वायर की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि आर ई ग्रेटर देन आर पी है, तो डिनोमिनेटर का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे इसका ग्रेटर होगा, इक्वेटर का ग्रेटर होगा, तो ऑब्वियसली पूरा का वैल्यू क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो आर एफ पी जो होगा वो स्मॉलर देन एफ पी ई होगा ना। अगर डिनोमिनेटर के ध्यान से अगर फ्रैक्शन को देखें तो आर पी जो है वो स्मॉलर देन आर ई है, तो आर ई का वैल्यू ग्रेटर होगा, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर वैल्यू ग्रेटर, तो एफ ई का वैल्यू स्मॉलर। इसका मतलब इससे पता चलता है दिस इंप्लाइज दैट एफ पी स्मॉलर देन एफ ई, मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एट पोल इज फार ग्रेटर देन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एट ई। और यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ फोर्स नहीं होगा, यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, सॉरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर मान लेते हैं हम क्या, जीपी, और यहाँ पर मान लेते हैं जी, यहाँ पर हम अलग रखेंगे, यानी जीई इज स्मॉलर देन, यानी जीपी इज ग्रेटर देन जीई, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू होगा पोल पे वो ज्यादा होगा इक्वेटर के मुकाबले, है ना। ऐसा होता है, मतलब यहाँ पर जो यहाँ पोल पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम गिराएंगे तो ज्यादा वेलोसिटी गिरेगा जब हम इक्वेटर की तुलना में करें, तो इसका मतलब ये हुआ, है ना। और यही वैल्यू क्या करेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को क्या करता है, वो अफेक्ट करता है। इसका कारण है, अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ पर इस तरह अगर अर्थ घूमता है तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट होगा वो तो बाहर की ओर फेंकाना चाहेगा, बाहर की ओर फेंक, और इसमें तो इक्वेटर के पास तो ऐसा कुछ नहीं होता है, इसलिए क्या करता है, इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है जो बाहर की ओर होता है, इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू यहाँ पर क्या होता है, लेस होता है। अगर थ्योरेटिकली अगर बात करें तो उतना सोचने की जरूरत नहीं है, ये क्लास 11 में आगे पढ़ना है, बस इतना ध्यान में रखना है, इसे समझ आ ही गया होगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर। सो टेक a screenshot in order to note it down. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है कि इसमें भी कुछ इक्वेशंस है, ग्रेविटेशन में कुछ इक्वेशंस हैं। अगर हम
लीनियर मोशन की बात करें, मतलब ग्रेविटेशन का नहीं बात करें, जो मोशन में जो हम लोग पढ़े थे उसकी बात करें, मोशन एंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन सेकंड चैप्टर जिसमें पढ़े थे, तो उसमें था एक पहला एक्सप्रेशन था, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो था वो v इक्वल टू u प्लस at था। दूसरा था s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड थर्ड वन वाज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as था, है ना, 2as ऐसा था। लेकिन अब ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, तो ग्रेविटी के कारण अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, एक जगह पर क्या चेंज हो जाएगा, g का वैल्यू, क्योंकि जब हम मोशन अलोंग द ग्राउंड की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन उसमें कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन जैसे किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं या ऊपर की बात करते हैं अगेंस्ट द ग्राउंड, तब उसमें क्या इफेक्ट में आ जाता है, g का वैल्यू आ जाता है ना, एक्सेलरेशन g में चेंज हो जाता है, उसमें एक्सेलरेशन ग्रेविटी के कारण प्रोड्यूस होता है। तो v इक्वल टू u प्लस gt हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन, है ना। इसका मतलब हर जगह हम क्या करेंगे, g एक जगह हम किसका वैल्यू पुट करेंगे, g का, यानी u प्लस हाफ gt स्क्वायर। s यहां पर नहीं लेंगे, यहां पर लेंगे h, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस अलोंग द ग्राउंड था s डिस्टेंस ट्रेवल, लेकिन यहां पर तो हाइट पे ले जा रहे हैं, तो इसलिए s किस में बदल जाएगा, h में, एग्जैक्टली। तो इसमें ध्यान देना है इस बात को। और अगर c नंबर की बात कर ले, द थर्ड वन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, ऐसा लिखेंगे, है ना। तो ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस को क्या करेंगे, हम यूटिलाइज करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में। अगर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम न्यूमेरिकल भी कुछ डाल देंगे ताकि थोड़ा सा तो हेल्प हो ही जाएगा शायद। ओके, अब यहाँ पर एक चीज और गौर करने वाली है, साइन कन्वेंशन का। हम क्या बोले थे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू होता है वो अगर अलोंग द अर्थ रहे, टुवर्ड्स द अर्थ रहे तो पॉजिटिव लेते हैं, यानी ये अलोंग द अर्थ का है। अगर अगेंस्ट द अर्थ रहता तो g का वैल्यू निगेटिव लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तब यहाँ पर हम डालेंगे u प्लस माइनस gt, तो यहाँ पर g का वैल्यू क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है, इसलिए हर जगह क्या होगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये आई थिंक समझ आ ही गया होगा। सो दैट्स इट फॉर द टुडे। नेक्स्ट टाइम थर्ड वीडियो जो होगा, अभी हम लगातार 9 क्लास का ही बनाएंगे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम बात नहीं है, और जब तक सिलेबस ना खत्म हो जाए सारा। और यहाँ पर एक चीज देखिए, आगे जो थर्ड वीडियो में पढ़ेंगे वो होगा मास, वेट, थ्रस्ट, प्रेशर और आर्किमिडीज प्रिंसिपल एक्स्ट्रा, ये सब चीज हम जनरली क्या करेंगे उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप यू मे लाइक इट। ओके, सो टेक a screenshot and if you want to note it down and see you. So keep learning.